वेलकम स्टूडेंट्स। हमने अनाउंस किया था कि केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल्स है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीड है स्टूडेंट का, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका मेन वीकनेस केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स में रहता है और इसीलिए उसको केमिस्ट्री हमेशा एक सरदर्द बना रहता है। और हमने अनाउंस किया था कि इसको हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, इसको हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। और ये लेक्चर के सीरीज जो मिलेंगे ये आपके केमिस्ट्री के टेंशन को जीरो कर देगा। केमिस्ट्री जो एक इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है +2 के अलावे कॉम्पिटिटिव लेवल में, ये अगर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे रिज़ल्ट में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें हम लोगों का। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज हमारे सही होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो पास करते हैं 9, 10th या 11, 12, वो एग्ज़ाम पास करने के लिए कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ों को याद कर लेते हैं। एग्ज़ाम में तो अच्छा नंबर ले आता, लेकिन उसका केमिस्ट्री जब कॉम्पिटिटिव लेवल में फेस करता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कोई चीज़ को याद कर लेना, रट लेना, ये जानना हुआ, चीज़ों को आप जान रहे हैं लेकिन आप उसको समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जानने और समझने में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों में डिफरेंस है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो केमिस्ट्री के बारे में है उसका नॉलेज लेवल तो हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का बहुत ही कमज़ोर है। इसीलिए केमिस्ट्री में बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन हमको पता है, जिसके लिए हमने ये लेक्चर सीरीज को आज स्टार्ट करने का सोचा है कि अगर एक बार स्टूडेंट का बेसिक नॉलेज को, केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो बाकी चीज़ें वो खुद से मैनेज कर सकता है। बिकॉज स्टूडेंट्स के पास ब्रेन तो है बट सही डायरेक्शन नहीं है। हमें उस सही डायरेक्शन को खोजना है। किसी भी हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज है, जब तक उसको आप समझेंगे नहीं उस सब्जेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकता। इसमें हम लोग केमिस्ट्री को जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये लगता तो है फंडामेंटल केमिस्ट्री का, लेकिन इसकी नीड हर लेवल के स्टूडेंट्स को है, चाहे वो 10th पास हो, चाहे वो 12 पास हो, सभी को इसकी नीड है। क्योंकि केमिस्ट्री समझने के लिए तो इसकी ज़रूरत है ही। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इन फंडामेंटल नॉलेज से ही जुड़ा हुआ है। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, जब हम कुछ चीज़ों को नहीं जानते हैं तो हमें इस बात का पता रहता है कि हम इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं, और उसको जानने के लिए हम बुक को पढ़ते हैं या अपने टीचर से मदद लेते हैं। मगर केमिस्ट्री में क्या है
मैक्सिमम स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का बहुत सारी चीज़ें या कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो जानता ही नहीं है। लेकिन ये नहीं जानना इतना खतरनाक नहीं है। खतरनाक क्या है कि उसे पता भी नहीं है कि वो इस बात को नहीं जानता, और जब उसको पता नहीं है तो फिर वो इसको जानने की कोशिश नहीं करता, ना किताब में खोजने की कोशिश करता है, ना ही वो किसी टीचर से पूछता है, क्योंकि उसको तो लगता है हम जान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे पूछे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट्स को बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका नॉलेज नहीं रहता। वो जवाब क्या देगा कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज उबलता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जो कि गलत डिफिनेशन है। कुछ स्टूडेंट जवाब देते हैं, आंसर देते हैं कि सर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस बनता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यह भी गलत। बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन, ये सब जो वो जवाब दे रहा है कि कोई चीज उबलना या लिक्विड का गैस बनना, वो अपने मर्जी से दे रहा है। उसने कहीं भी किताब में नहीं देखा, वो नहीं तो देखे बॉइलिंग पॉइंट कहीं भी किताब में हो तो ये डिफिनेशन है ही नहीं वहाँ। और जानते हैं, आप कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट पर हमने क्यों किया। कई एग्जाम्स में, इवन कि एम्स में बॉइलिंग पॉइंट पर भी क्वेश्चन आया हुआ है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गलत आंसर करते हैं। उसे नॉलेज नहीं है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और वो किसी को पूछता भी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किताब में भी नहीं खोजता है, क्योंकि उसको तो लगता है हम तो जानते हैं। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछें गैस क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं मालूम, लेकिन वो किसी से ये सवाल नहीं करता कि गैस क्या है, क्योंकि उसको तो लगता है कि ये तो हम जानते हैं, पूछने की क्या जरूरत है। और ये एक दो नहीं सर, ऐसे ढेरों कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में कि जिसके बारे में स्टूडेंट नहीं जानता है, उसका सही नॉलेज क्या है नहीं पता है उसे। लेकिन सबसे डेंजरस बात क्या है कि वो खुद भी नहीं जानता कि हम ये चीज़ नहीं जान रहे हैं, इसलिए उसे वो जानने की कोशिश भी नहीं करता। और इसी वजह से हमारे केमिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग जो है बन नहीं पाता, और हमेशा हम केमिस्ट्री को समझने में, इसका क्वेश्चन बनाने में हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये तो ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें 90% से ज़्यादा मार्क्स लोग ला सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। और हमेशा वो अपने परेशानी का हल बड़ी बड़ी चीज़ों को समझने में दिमाग लगाता है, जबकि उसका बीमारी फंडामेंटल्स के नॉलेज की कमी से है। हम जानते हैं कि जब आपको केमिस्ट्री के ये फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे तो केमिस्ट्री का जो अब तक का आपका सोच है वो टोटली आप चेंज हो जाएगा, अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। हम यहाँ पर चीज़ों को जो स्टार्ट करेंगे वो दो चीज़ से, मैटर एंड एनर्जी। हिंदी में पदार्थ और ऊर्जा। मैटर क्या है सबको पता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसमें वजन है, जो जगह छेकता है, वो मैटर है। एनीथिंग that has mass and occupy space
is called matter. किसी भी चीज जिसमें मास है, जो जगह छेदता है, वो मैटर है। जैसे ये पेन मैटर है। हम, आप, मोबाइल, मकान, सड़क, रोड, हवा, पानी, ये सब क्या है? मैटर है, क्योंकि इनमें मास भी है, ये जगह भी छेदता है। हमारा किताब क्या है? मैटर है। टेबल क्या है? मैटर है। मोबाइल क्या है? मैटर है। लेकिन जिसमें ना तो मास है और ना ही वो जगह छेदता है, वो एनर्जी है। एनर्जी में ना तो मास है, ना ही वो स्पेस छेदता है, जगह छेदता है। जैसे हमारे मुंह से निकलने वाला साउंड या आवाज़, यह मैटर नहीं है, यह एनर्जी है, क्योंकि हमारे आवाज़ में ना तो कोई मास है, वजन है, ना ही ये जगह छेदता है। जैसे ट्यूब से निकलने वाला लाइट, लाइट क्या है? एनर्जी है। जैसे हीट, हीट क्या है? एनर्जी है। तो याद रखिएगा, जिसमें ना तो कोई मास है, ना ही वो जगह छेदता है, वो क्या कहलाता है? एनर्जी। एनर्जी का डिफिनेशन नहीं लिखेंगे हम, उतना नीड नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल। साउंड, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, etc are energies। ऊर्जा, जिसको हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, पदार्थ और ऊर्जा। ये हम बहुत डिटेल में इस डिफिनेशन पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो हम जानते हैं। यहां पर सिर्फ हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि मैटर और एनर्जी, और ये दो टर्म हमने क्यों चुना? क्योंकि साइंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि बिसाइड लाइफ द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू एंटिटीज। अगर लाइफ को हम छोड़ दें, लाइफ जिसको हम जान, रूह कहते हैं, आत्मा, इसको अगर हम छोड़ दें, तो ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड दो एंटिटीज, दो चीजों से बना है, मैटर और एनर्जी। जितनी भी चीजें हम अपनी चारों तरफ देखते हैं या जानते हैं, वो या तो मैटर है, या वो एनर्जी है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। लाइफ को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि लाइफ, जीवन, देना या लेना, या इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है, ये साइंस के लिमिट के बाहर की चीजें हैं। और चूंकि ये पूरा यूनिवर्स दो ही एंटिटीज, दो ही चीजों से बना है, मैटर एंड एनर्जी, इसीलिए हमने ये दो ही टर्म को यहां पर सेलेक्ट किया है। यहां पर यह बात को लिखिए, बिसाइड्स लाइफ the whole universe is made up of two entities। और वो दो चीज क्या है? मैटर एंड एनर्जी।
लाइफ को अगर बिसाइड कर दें, एक तरफ अलग कर दें, छोड़ दें, तो उसको छोड़कर ये पूरा यूनिवर्स दो एंटिटीज से बना है, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। इसीलिए ये दो टर्म को हम लोगों ने यहाँ सेलेक्ट किया है। मैटर जिसके बारे में हमने कहा कोई भी चीज़ जिसमें मास है और जो जगह छेकता है वो मैटर है। जैसे पेन हुआ मैटर है, किताब क्या है, मैटर है, आयरन क्या है, मैटर है, वाटर क्या है, मैटर है। और एनर्जी का डिफिनेशन ना लिख के हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिख दिया। अगर एनर्जी को अब हम आम बोलचाल की भाषा में लिखना चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं कि जिसमें ना तो मास है ना ही वो जगह छेकता, वो एनर्जी। और हमारा ये पूरा ही यूनिवर्स इसी दो एंटिटीज से मिलकर बना है। और केमिस्ट्री में हम लोगों का सारा कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरीज, सारे चैप्टर इन्हीं दो चीज़ों को लेकर के चलता है, मैटर एंड एनर्जी। मेन सब्जेक्ट मैटर हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, पदार्थ और ऊर्जा। अब जब दो ही चीज से ये यूनिवर्स बना है तो साइंस के अनुसार इस नेचर में दो कैरेक्टर हैं, एक है मैटर का कैरेक्टर और दूसरा है एनर्जी का कैरेक्टर। मैटर के कैरेक्टर को पार्टिकल कैरेक्टर कहा गया और एनर्जी के कैरेक्टर को वेव कैरेक्टर, वेव जिसको हिंदी में तरंग कहते हैं। यहां पर इसको लिखिए, मैटर हैज पार्टिकल कैरेक्टर and energy has wave character। मैटर का जो कैरेक्टर है उसे हम पार्टिकल कैरेक्टर कहेंगे और एनर्जी के कैरेक्टर को वेव कैरेक्टर। तो साइंस कहता है दो कैरेक्टर हैं, जो भी चीज़ें इस यूनिवर्स में हैं उनमें दो कैरेक्टर हैं, या तो पार्टिकल कैरेक्टर है या वेव कैरेक्टर है। वेव कैरेक्टर आपको फिजिक्स में डिटेल में समझाया जाएगा, हम सिर्फ समझने के लिए कुछ सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। जैसे वेव कैरेक्टर क्या है, डीलोकेलाइजेशन। वेव कैरेक्टर क्या है, डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन जिसमें भी है वो वेव कहलाएगा। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब कैरेक्टर जिसमें भी है उसी को हम वेव कैरेक्टर कहेंगे। क्या क्या हमने कहा उसको लिखेंगे नहीं, फिजिक्स में डिटेल में समझेंगे आप। डीलोकेलाइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये तीनों कैरेक्टर, तीन और भी हैं लेकिन ये तीन ही हमने समझाने के लिए चुना। ये तीन चीजें, तीन कैरेक्टर जिसमें है हम उसे वेव कहते हैं, क्योंकि ये वेव के कैरेक्टर हैं, जबकि पार्टिकल में या मैटर में ये कैरेक्टर नहीं होते। डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या है? वेव जो हैं डीलोकेलाइज होते हैं। क्या होते हैं? डीलोकेलाइज, जबकि पार्टिकल या मैटर लोकेलाइज होता है। लोकेलाइज, लोकेलाइज, लोकल माने एक जगह रहना, डीलोकेलाइज माने जो एक से ज्यादा जगह पर रहना। जैसे आपका अपने घर में अगर रह रहे हैं आप, तो आप लोकेलाइज्ड हैं, लोकल कहलाते हैं। और आप भाड़े पर रह रहे हैं तो कभी यहां रेंट ले लिया, कभी दूसरी जगह, तो वो डीलोकेलाइज हो गए। तो लोकेलाइजेशन ये कैरेक्टर पार्टिकल का है, मैटर का है, और डीलोकेलाइजेशन वेव। अगर आम बोलचाल की भाषा में इस टर्म को समझें तो डीलोकेलाइजेशन या लोकेलाइजेशन का मतलब क्या है? तो लोकेलाइजेशन क्या है, किसमें है? पार्टिकल में, और पार्टिकल कैरेक्टर है ये। क्या है लोकेलाइजेशन? तो एक पार्टिकल एक टाइम में एक ही जगह पर हो सकता है, इसको कहते हैं लोकेलाइजेशन।
जैसे ये कलम अगर इस टाइम में मेरे हाथ में है तो यही कलम इसी टाइम में किसी और के हाथ में नहीं है, एक ही जगह पर है। दिस इज कॉल्ड लोकलाइजेशन। अगर हम अभी यहां पर खड़े हैं तो इसी टाइम में हम इस रूम से बाहर में नहीं हैं, एक टाइम में एक ही जगह पर है। अगर ये बोर्ड इस टाइम में यहां पर है तो इसी टाइम में यही बोर्ड किसी और जगह पर नहीं है। दिस इज लोकलाइजेशन। यह पार्टिकल में होगा, मैटर में, जबकि वेव में डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब एक वेव एक ही टाइम में एक से ज्यादा जगह पर है। जैसे हमारे मुंह से निकलने वाला साउंड वेव है, तो हमने तो एक ही बार बोला, लेकिन हमारे ये साउंड एक ही टाइम में यहां भी है, यहां भी है, रूम के बाहर भी है। ये डीलोकलाइजेशन है, एक ही टाइम में एक ही साउंड एक से ज्यादा जगह पर। लेकिन हम पार्टिकल हैं, अगर हम यहां हैं तो हम यहां नहीं हैं, हम यहां नहीं हैं, हम रूम के बाहर नहीं, एक टाइम में एक ही जगह। तो डीलोकलाइजेशन मतलब एक ही वेव एक ही समय में एक से ज्यादा जगह पर पाया जाएगा। और ये कैरेक्टर जिसमें है उसे हम पार्टिकल नहीं, मैटर नहीं, उसे हम वेव कहेंगे, जो कि एनर्जी कहलाता है। उसी तरह से इंटरफेरेंस का कैरेक्टर भी किस में है? वेव में है। वेव कैरेक्टर है, ये पार्टिकल में नहीं होगा। मतलब इंटरफेरेंस क्या है? तो एक से ज्यादा पार्टिकल एक ही टाइम में एक जगह पर नहीं रह सकता। जैसे आपके घर में कोई डिब्बा है, उसमें पूरा चीनी भरा हुआ है, आपके मम्मी ने कहा कि इसमें आप पत्ती रखिए, चाय पत्ती, तो आप कहते हो कि मम्मी इसमें चीनी भरा हुआ है, इसमें पत्ती कैसे रखेंगे? क्योंकि एक पार्टिकल रहते हुए उस पर दूसरा नहीं होगा। हाँ, उस चीनी को निकाल कर पत्ती रख सकते हैं, लेकिन चीनी भी रहे और उस भरा हुआ है उसमें पत्ती नहीं रह सकता। मतलब ये पार्टिकल वे इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन लाइट क्या है? वेव। इस कमरे में हम बोल रहे हैं तो हमारा साउंड इस पूरे कमरे में है, लेकिन इसी कमरे में इस ट्यूब का लाइट भी है। ये नहीं कहता है लाइट की ये साउंड को हटाइए, पूरे कमरे में साउंड है तो हम कहां रहेंगे। ये लाइट भी यही है। अगर इस कमरे में आप बैठे हुए हैं और हम बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं, तो आपका भी आवाज इसी कमरे में रहेगा। मतलब एक से ज्यादा वेव एक ही समय में एक ही जगह पर रह सकता है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, और ये कैरेक्टर वेव में है। तो एनीवे, इन चीजों को डिटेल में आपको फिजिक्स वाले सर आपके डील करेंगे, लेकिन हम इतना ही यहां लेकर के आगे बढ़ेंगे। जो मैटर है उसमें पार्टिकल कैरेक्टर है, और जो एनर्जी है उसमें वेव कैरेक्टर है। अब यहां पर हम बात करेंगे मैटर का। पहले हम बात करेंगे मैटर का, एनर्जी पर भी बात करेंगे हम लोग आगे के क्लास में, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे मैटर का।
मैटर का अगर हम क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण कि कितने तरह के मैटर हैं, तो फिजिकली मैटर के 3 स्टेट्स हैं। मतलब इसे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कहा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस अर्थ में जितने भी मैटर हैं या तो वो सॉलिड फॉर्म में हैं या लिक्विड फॉर्म में या फिर गैस के फॉर्म में। ये 3 फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाएं मैटर के कहलाते हैं। लेकिन मैटर का एक चौथा स्टेट भी है जो प्लाज्मा स्टेट कहलाता है, लेकिन वो स्टेट इस अर्थ पर नहीं है। ये जो चौथा स्टेट है वो पाया जाता है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सन एंड स्टार्स। सूरज और तारे के चारों तरफ का जो एरिया है उसमें जो मैटर है वो ना तो सॉलिड स्टेट में है, ना लिक्विड, ना गैस। वो एक चौथा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट। लेकिन इस अर्थ में जहां हम लोग रह रहे हैं, इसमें जो मैटर है वो 3 ही स्टेट में है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। जैसे ये पेन सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, एयर गैस है। ये सभी मैटर के एग्जाम्पल हैं। कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, और ये फिजिकल स्टेट मैटर का कहलाता है। लेकिन केमिकली जो मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया, रासायनिक तौर पर भी मैटर 3 ही टाइप के होंगे। केमिकली भी मैटर 3 टाइप्स के ही होते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये केमिकली क्लासिफिकेशन किया गया। रासायनिक तौर पर मैटर को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। हिंदी में तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण 3 फिजिकल स्टेट्स हैं और केमिकली ये 3 टाइप में बांटे गए हैं। इन दोनों में से जो एलिमेंट एंड कंपाउंड हैं, ये मैटर का प्योर फॉर्म कहलाता है, शुद्ध रूप, जबकि ये मिक्सचर जो है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। मैटर के जो ये 3 केमिकल टाइप्स हैं, इनमें सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टाइप है एलिमेंट, क्योंकि बाकी जो 2 टाइप है वो एलिमेंट से ही बनते हैं। इसलिए मैटर में जितने भी मैटर हैं उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म कौन सा है, तो एलिमेंट है। इसी पर अभी हम लोग बात करेंगे, एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट it is the purest and simplest form of matter which cannot be further
simplified into more simple form by any physical or chemical method। एलिमेंट का डिफिनेशन हमने लिखा, इट इज द प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be further simplified by any simplified into more simple form by any physical or chemical method। एलिमेंट क्या है? पदार्थ का, मैटर का सबसे प्योर, सबसे शुद्ध एंड सबसे सरल रूप है। प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट, सबसे शुद्ध और सिंपलेस्ट माने सबसे सरल। पदार्थ का सबसे प्योर और सबसे सिंपल फॉर्म, कितना सिंपल? तो which cannot be further simplified, जिसको और ज्यादा सिंपल आप नहीं बना सकते, ना कोई फिजिकल मेथड से, ना ही किसी केमिकल मेथड से, ना ही हमारे पास कोई भौतिक विधि है, ना ही कोई रासायनिक विधि है जिससे हम एलिमेंट को और ज्यादा सिंपल बना सकें। वो मैटर का वही रूप एलिमेंट कहलाता है। इट इज द प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be further simplified into more simple form by any physical or chemical method। जैसे एक एग्जाम्पल समझाने के लिए, अगर हमें कहा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का सिंपल फॉर्म क्या हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कहेंगे कि इसको और भी ब्रेक सिंपल बनाइए, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सिंपल फॉर्म हो गया कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। अब अगर आपको कहे कि फर्दर इसको सिंपल कीजिए, तो क्या आप कैल्शियम को तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन और फास्फोरस बन जाएगा? नहीं, ये और ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। तो ये जो जहां से हम और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते, यही क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। यही क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। और जब तक वो सिंपल आप कर पा रहे थे, वो सब क्या है? कंपाउंड था। ये कंपाउंड है, यौगिक, हिंदी में यौगिक, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड। सिंपल करते करते, तोड़ते तोड़ते, जब वो इतना साधारण, इतना सरल बन जाए कि और ज्यादा तोड़ना संभव ना हो, तो हम उसी फॉर्म को क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। इसीलिए हमने कहा ये प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर का। लेकिन इसमें हम इसी को, एलिमेंट को क्लियर करेंगे। आज हम लोगों का टाइम जो वीडियो का इस लेक्चर का है वो पूरा हो गया, इसलिए ये लेक्चर कंटिन्यू होगा आपके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज यहीं तक। थैंक यू, विथ गुड विशेस।